जी बेटा जी, वेलकम अगेन। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बेटा हम पहुंच गए अब सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज में हमने कुछ नए कंसेप्ट्स करने हैं। अभी तक वही जो आप 10th में पढ़ते आ रहे थे उन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें थी, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। ओके, न्यूमेरिकल्स किए। अब हम आ रहे हैं इसकी सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज में बेटा हमने 3 टॉपिक्स कवर अप करने हैं। 3 टर्म्स है, नहीं, एक है EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। यानी कि नाउ वी आर गोइंग टू डील विद सेल्स। अब सेल्स पे आते हैं, क्योंकि यार करंट तो किसने प्रोवाइड करना है? किसी सोर्स ऑफ EMF या सेल ने ही प्रोवाइड करना है। तो भैया करंट पढ़ रहे हो, बिना सेल के कैसे करंट चल सकता है? तो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद सेल्स। ओके, 3 टर्म्स है अपने पास। सबसे पहले नंबर पर कोई भी सेल है, एनी सेल, उसकी क्या होगी जी? कुछ EMF। कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, डिनोट इसको हम कैपिटल E से करेंगे जी। दूसरे नंबर पे आएगा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे जी? स्मॉल r से। और तीसरे नंबर पे आएगा इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे बच्चे। सो वी आर हैविंग 3 न्यू टर्म्स। एक है सेल की EMF, एक है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सबको डिफाइन करेंगे। EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल सब आ रहे हैं एक एक करके, लेकिन वैसे रफली अगर हम देखें तो यार सेल है, अगर लिखा हुआ है 5 वोल्ट सेल, 10 वोल्ट सेल, 2 वोल्ट सेल, जितनी वोल्टेज उस पर लिखी हुई है या वो बता रहा है जो कि इतने वोल्ट की सेल है, दैट इज कॉल्ड इट्स EMF। मतलब रफली बोलो तो सेल के ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि ये 5 वोल्ट की है या 10 वोल्ट की है या 2 वोल्ट की है, दैट इज इट्स EMF। डिफाइन चलो करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी सेल का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस। हम इंटरनल रेजिस्टेंस से ही बात को स्टार्ट करेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप ही आ जाएगा। तो यार जब भी कोई भी सेल बन रही है तो आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो कि जो सेल्स होती है ना, सेल्स बेसिकली उसमें क्या है? जो भी सेल हो उसका एक कंटेनर होगा। कंटेनर में कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। ओके जी। और इसके 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। ये किसी भी टाइप की सेल का बेसिक कंसेप्ट है। ये कंटेनर है, कंटेनर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। जब सेल बन जाती है, यानी कि जब सेल चार्ज हो जाती है, उसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, रिएक्शन होती है, चलते हैं, आयंस एक तरफ मूव करते हैं, एक एंड पॉजिटिव डेवलप हो जाता है और एक एंड नेगेटिव डेवलप हो जाता है। मान लो ये सेल आपकी रेडी है, सेल इज रेडी टू वर्क। अब इसका यूज बंदा कैसे करेगा? इसका सर्किट कंप्लीट कर आपके पास मान लो जी एक डिवाइस है, कोई बल्ब है मान लो। आप क्या करोगे? इसका एक एंड पॉजिटिव पे लगाओगे, दूसरा एंड नेगेटिव पे लगाओगे, बीच में क्या रखोगे? एक स्विच रखोगे, स्विच को ऑन कर दोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और ये जो बल्ब है ये क्या करना शुरू कर देगा? मान लो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब बेटा बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब सर्किट कंप्लीट है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट बेटा जी फ्लो कर रहा है। देखो यहां से यहां तक वायर है। वायर में हमने बोला अपना रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है रेजिस्टेंस? क्योंकि वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं
तो ये आपस में कोलाइड करते हैं। आपस में कोलाइड करने के साथ साथ जो इसके अंदर आयंस होंगे, आयंस के साथ कोलाइड करते हैं। मतलब एक एटम है, एटम ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रखे हैं, अब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, वो आपस में तो कोलाइड करेंगे, पीछे जो एटम बच रहे हैं, जो आयंस बच गए, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया ना, तो पीछे जो एटम्स हैं वो आयंस के फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस वायर में तो रेजिस्टेंस है ही है, चाहे कॉपर की हो, कॉपर की होगी तो कम रेजिस्टेंस होगा, किसी और मटेरियल की होगी तो ज़्यादा होगा। हमने सर्किट कंप्लीट करने के लिए लगाई है तो कॉपर की ही लगाई होगी। इसका वायर का कुछ ना कुछ कम ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गई होगा, बट दैट इज ड्यू टू ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट या मूवमेंट ऑफ ऑपोजिशन ऑफर टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू कोलिजन्स। कोलिजन्स के कारण ये वायर का अपना रेजिस्टेंस है, ये बाहर की बात है। लेकिन आप समझो कि जब सर्किट कंप्लीट होगा यार, अंदर सेल के कैसे सर्किट कंप्लीट होगा? सेल के अंदर भी तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए किसी को चलना पड़ेगा। तो कनेक्टिंग वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स करवा रहे हैं, ओके, यहां तक इलेक्ट्रॉन हो गए, चलो कनेक्टिंग वायर में तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन अंदर सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है? बेटा सेल के अंदर जो सर्किट कंप्लीट हो रहा है दैट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो आयंस है ना, यहां पे जो सर्किट कंप्लीट हो रहा है किस लिए हो रहा है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। जब ये सर्किट करंट चलने लग जाता है तो बाहर तो ठीक है इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, लेकिन सेल के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर भी सर्किट कंप्लीट होने के लिए चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट होनी चाहिए या हो ही रही होगी। उसके अंदर आयंस मूव कर रहे हैं, ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जब सर्किट कंप्लीट होगा इस तरफ नेगेटिव वाले आयन मूव करते रहेंगे, इस तरफ पॉजिटिव वाले आयन मूव करते रहेंगे। धीरे 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 ये नेगेटिव इधर जाते 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 इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये पॉजिटिव उधर जाते जाते इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और हम कहते हैं कि सेल क्या हो रही है? खत्म हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। कुछ दिनों बाद हो सकता है काम करना बंद कर दें। वो इसलिए क्योंकि अंदर आयंस की मूवमेंट फिर से उल्टी चली, फिर से सेल किस मोड में? डिस्चार्जिंग मोड में है। इसका यूज होगा तो यहाँ इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, इसका नेगेटिव खत्म होता जाएगा, ये दोनों लगभग सेम पोटेंशियल पे आएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो इसके अंदर भी मूवमेंट ऑफ आयंस है बेटा, इसके अंदर भी खूब सारे पॉजिटिव और खूब सारे नेगेटिव आयंस होंगे। तो सर्किट कंप्लीट होते वक्त सेल के अंदर बेटा आयंस की मूवमेंट है। अब उन आयंस की मूवमेंट भी बहुत ज्यादा फ्री नहीं है, उनको भी आपस में कोलिजन होती होगी, उनको भी मूव करने में कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ता होगा। अब जो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को दिक्कतों का सामना सेल के अंदर करना पड़ रहा है, उसके कारण सेल का अपना खुद का ही एक इंटरनल रेजिस्टेंस अराइज हो जाता है। जो बाहर के सर्किट में लगा हुआ है वो बाहर की बात है, वो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? जिस चीज को आप उसमें कनेक्ट कर रहे हो। जैसे इसका रेजिस्टेंस इसी के अपने नेचर पे डिपेंड करता है ना। तो बाहर ठीक है, बाहर वो एक्सटर्नल रेजिस्टर हो गया, बट सेल का अपना खुद का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जब सेल नहीं है तब इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर सेल बिल्कुल है नहीं ताजा, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह ना, ये बिल्कुल ताजा ताजा होते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं, इन पे कोई डिपोजिशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स नहीं होती। जैसे जैसे सेल का यूज होता जाता है, रिएक्शंस में कई और चीजें भी बनती हैं, तो इनके ऊपर अनवांटेड पार्टिकल्स की भी डिपोजिशन शुरू हो जाती है और डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बाय द सेल इटसेल्फ, बाय द सेल इटसेल्फ। इसकी डेफिनेशन ये नहीं कि कोई इसकी डेफिनेशन आ जाएगी आपको एग्जाम में कि डिफाइन इंटरनल
रेजिस्टेंस, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, आने का कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता आ ही जाए, चांसेस कम रहते हैं लेकिन कभी कभार आ जाती है। यू शुड नो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। नोट्स में जाके बढ़िया से इसकी डेफिनेशन जो भी दे रखी होगी वो पढ़ो। वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस इज ड्यू टू सेल्स ओन नेचर बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज ड्यू टू सेल्स ओन नेचर। इंटरनल रेजिस्टेंस, एक बात जो आपसे पूछी जा सकती है वो है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। किस पे जी? फैक्टर्स अफेक्टिंग द, थोड़ा फास्ट कर देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक होता है जी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, छोटे आर से इसको क्या करेंगे हम, डिनोट कर देंगे, डिनोटेड बाय स्मॉल आर बेटा। अब इस पे कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि ऑन व्हाट फैक्टर्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड। सिंपल सा है, एक एक बार मैं बोल देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसता, नोट्स में दिया हुआ है, सिर्फ पढ़ने वाले पॉइंट्स हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा। कई फैक्टर्स हैं भाई, एक तो डिपेंड करता होगा वो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके नेचर पे डिपेंड कर गया, चलो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी बात जो ये डिपेंड करता होगा, ये करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यार इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जितने आयंस ज्यादा होंगे उतने बढ़िया से चार्ज फ्लो करवा देंगे। ओके, और ये डिपेंड कर सकते हैं किस पे, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर ज्यादा रख दोगे तो बढ़िया घुलते हैं ये, टेम्परेचर अगर थोड़ा ज्यादा रखोगे तो इसके अंदर के जो आयंस वगैरह है वो अच्छी तरह से घुल जाते हैं, ज्यादा बढ़िया मूव करते हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा मिलती है। तो टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, देखो टेम्परेचर के इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात चल रही है, वायर के नहीं, वायर का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोर द टेम्परेचर लेसर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और नेचर पे चलो वो तो डिपेंड करते हैं, उसके अलावा और भी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस, अब एक कोई सीक्वेंस नहीं है बेटा, मैं वैसे जो मन में आ रहा करा रहा हूं, आप अपने नोट्स में से पढ़ लेना, बस आप 5-7 फैक्टर्स याद कर लो, आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लिख दो बाद में लिख दो। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। अब कौन सा कैसे किसके साथ प्रोपोर्शनल है वो अपने आप से हिसाब लगा लेना बेटा, नोट्स पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूं। उसके अलावा बेटा एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, आपने अगर कभी बैटरीज वगैरह देखी हो अंदर से खोल कर, तो उसमें ना इलेक्ट्रोड्स जब डाले जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स की बजाय ना प्लेट्स डाली जाती है, प्लेट्स। अब इलेक्ट्रोड होगा गोल, अगर वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन, जो एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं, जो उसका इफेक्टिव एरिया होगा जो अवेलेबल है आयंस के पहुंचने के लिए, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए बैटरी जितनी भी ना भाई उसमें प्लेट्स डाली जाती है। प्लेट का क्या हो जाता है कि उसका एरिया थोड़ा ज्यादा हो जाता है, प्लेट्स डाली जाएंगी। अब इसमें रॉड डालोगे तो उसका एरिया कम है, इसमें पूरी की पूरी चौड़ी क्या डाल देते हैं, प्लेट्स डाल देते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, बढ़िया से डिपोजिशन बढ़िया से मूवमेंट होती है, ज्यादा एरिया अवेलेबल होगा, उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, उसके अलावा क्या बोल दिया मैंने, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके अलावा बेटा सेल की एज पे भी डिपेंड करती है, एज ऑफ सेल। अब एज का मतलब ये नहीं है कि 50 साल की या 10 साल की
एज का मतलब ये नहीं, एज का मतलब इसको यूज कितने टाइम से कर रहे हो। एक तो खैर पड़े पड़े भी सेल डिस्चार्ज हो सकती है, वो दूसरी बात है, लेकिन बेटा जितना इसको यूज कर रहे हो ना, अगर बिल्कुल एंड फ्रेश अभी यूज करनी शुरू की है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे 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 पुरानी होती जाती है ना, मतलब उसका यूज हम करते जा रहे हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इट इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरनल फैक्टर ऑफ द सेल। सेल के अपने अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस, हर सेल है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस देखो मान के चलना चाहिए। अभी तक हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात ही नहीं की। सेल लगाते थे, ये सेल है जी, इसके साथ हमने कोई भी डिवाइस लगाया, सर्किट ऑन किया, करंट चलने लग गया, ठीक है। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। लेकिन बेटा अभी जो फिलहाल टॉपिक स्टार्ट हो गया जब, तो अब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए। तो प्रैक्टिकली देखो तो सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होता ही है जी। ओके, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट में सेल के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है, क्योंकि वो बढ़ा ही रहा है ना, सेल का खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, तो उसने ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज ही करना है। तो सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में सीरीज में ऐड होगा। मैंने यहां पर बाहर ऐड कर दिया, बाहर ऐड करने का मतलब जहां पे भी सेल लगी हुई है ना, उसके साथ सीरीज में ऐड होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जैसे ये सेल है, ये बेटा जी एक्सटर्नल रेजिस्टर है। अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इग्नोर कर दूं तो सर्किट का रेजिस्टेंस है R। लेकिन मैं अगर इग्नोर ना करूं कि सेल का भाई इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, मैं बोलूं, तो वो ऐसे सेल के साथ लगा देते हैं। ओवरऑल ये इसके साथ सीरीज में लग गया। इस वक्त इस सर्किट का नेट जो रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू R प्लस R। सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है इट इज R प्लस R। ये सेल है, इसकी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। सर्किट का इस वक्त नेट रेजिस्टेंस R प्लस R है। R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ओके जी, तो हमारे पास तीन टर्म है, थ्री टर्म्स, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल। हमने स्टार्ट कहां से किया? इंटरनल रेजिस्टेंस से किया। इंटरनल रेजिस्टेंस में एक इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कहां से आता है ये पता होना चाहिए, दूसरा किन फैक्टर पर डिपेंड करता है वो पता होना चाहिए। बस इतना बहुत है, अपने आप कर लेना। ओके, अगली बात पे हम जा रहे हैं। अगली टर्म इट इज EMF ऑफ अ सेल। अब सेल की EMF से हमारा क्या मतलब है? भाई जी मैंने बोला कि एक सेल है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की सेल। तो 5 वोल्ट उसकी क्या है? EMF है। मतलब कंपनी कह रही है 5 वोल्ट की क्या है? ये सेल है। लेकिन जब हम उसका यूज करेंगे तो सेल का खुद का कुछ का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। अब उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ वोल्टेज वो इंटरनल रेजिस्टर के अक्रॉस ही ड्रॉप हो जाएगी। बात को समझो, हमने बोला हुआ है कि अगर सर्किट में 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, सर्किट में 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं सीरीज में, सर्किट में 2 रेजिस्टर अगर लगे हुए हैं सीरीज में, तो बेटा वोल्टेज जो है उनके अक्रॉस बंट जाती है। अब ये 5 वोल्ट की सेल है, मैं लेकर आ गया खुश होकर कि यार 5 वोल्ट की सेल है, मैंने एक्सटर्नल रजिस्टर पे लगाई। अब एक्सटर्नल रजिस्टर पे लगाई, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि इस एक्सटर्नल रजिस्टर को कितनी मिलेगी? 5 वोल्ट मिलेगी। लेकिन मैं ये नहीं पता था मुझे कि इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। अगर मैं इस सेल को यूज करूंगा, जब तक तो ना यूज करूं तब तक तो खुश होता रहूंगा मैं, 5 वोल्ट की है जी, 5 वोल्ट की है। लेकिन जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया तो इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अब जब वो दो रजिस्टर हो गए सर्किट में सीरीज में, तो कुछ वोल्टेज ये भी खाएगा। अगर इसने 0.1 वोल्ट भी खाई, 0.1 वोल्ट भी मान लो इसने खाई, खाएगा ही खाएगा यार, ये दोनों सीरीज में वोल्टेज बंटनी है।
ये कहेगा मुझे भी दे थोड़ी। तो अगर इसने 0.1 वोल्ट भी खाई, 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट भी इसने वोल्टेज अगर खाई, तो इसको 4.9 वोल्ट मिलनी है, क्योंकि 5 वोल्ट की मैं बोल रहा हूं सेल है, इसको क्या मिलनी है 4.9 वोल्ट मिलनी है। मैं तो सोच रहा था कि इसको 5 वोल्ट दूंगा, मैं 5 वोल्ट की सेल लेकर आया, मैंने इसको 5 वोल्ट दिया, लेकिन उस 5 में से 0.1 वोल्ट तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही ड्रॉप हो जाएगा, इसको 4.9 वोल्ट ही मिलेगी। तो पॉइंट ये निकला कि जो सेल है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसके ऊपर जो भी वोल्टेज रेटिंग उसने दे रखी है ना कि इतने वोल्ट की है, उसमें से हमेशा थोड़ी, जब मैं उसमें से करंट यूज करना शुरू करूंगा ना, उसमें कमी आएगी ही आएगी, उसमें कमी आएगी ही आएगी। मैं सेल का यूज ही नहीं कर रहा, सेल है मेरे पास, मैं यूज ही नहीं कर रहा, उसके एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है, तो वो 5 वोल्ट है, ये उसकी ईएमएफ है। मैं अभी सेल का यूज नहीं कर रहा, उस पर लिखा हुआ 5 वोल्ट, नहीं सेल है, तो इसके टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का सेल है, उसका अभी मैंने कोई यूज नहीं किया, सेल का मैंने कोई यूज अभी नहीं किया, इसके ऊपर लिखा हुआ 5 वोल्ट, तो बहुत बढ़िया, ये 5 वोल्ट की है, कोई शक नहीं। ये इसकी ईएमएफ है, ये इसकी क्या है, ईएमएफ है। अब मेरे पास एक्सटर्नल रजिस्टर है, मैं इसको 5 वोल्ट देना चाहता था, मैंने बड़ी खुशी खुशी 5 वोल्ट की सेल इस पे लगा दी, लेकिन मुझे नहीं पता था इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ये 5 में से कुछ तो खाएगा, जैसे मैंने बोला ज्यादा भी खा सकता है, कम भी खा सकता है, लेकिन कुछ तो खाएगा, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। कोई सेल ऐसी नहीं है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, बहुत कम होता है, कई बार हम उसको इग्नोर ही करते हैं, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही होता है। ओके, तो जब मैं इसका यूज करूंगा तो इसको 5 वोल्ट मिल ही नहीं पाएगी, 5 से हमेशा कम ही मिलेगी, जैसे मैंने बोला 4.9 वोल्ट ही मिलेगी। अगर इसने 0.1 खा ली, बेटा ये है ईएमएफ ऑफ द सेल, ये क्या है जी, ईएमएफ ऑफ द सेल, मैं डिफाइन कर रहा हूं, चिंता मत करो, फिलहाल वैसे बता रहा हूं कंसेप्ट कि ईएमएफ क्या है यार, सेल की जो वोल्टेज दे रखी है अगले ने वो उसकी ईएमएफ है, सेल की जो वोल्टेज अगले ने प्रोवाइड कर रखी है हमें, दैट इज इट्स ईएमएफ, दैट इज इस ईएमएफ। इंटरनल रेजिस्टेंस हो ही गया आएगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस में वोल्टेज दे रहा हूं उसको पूरी नहीं मिल रही यार, उसको घटकर मिल रही है, यानी जब सेल का मैं यूज ही नहीं करता तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, लेकिन जब मैं यूज करता हूं तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो इसके अंदर की बात है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो इसके अंदर की बात है, तुम्हें पता है अंदर की बात, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टर है वो तो इसके अंदर की बात है, तो जो अंदर है उसको अंदर ही रहने दो, बाहर मत निकालो। ये 5 वोल्ट है, ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर है, मैं इसको 5 वोल्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.1 वोल्ट खा जाता है, इसको सिर्फ 4.9 वोल्ट ही मिलता है। अब पॉइंट ये है कि जब मैं सेल का यूज करना शुरू कर चुका हूं, उसके अंदर ही अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की कुछ वोल्टेज खा रहा है, तो यूज करते वक्त इसके एंड्स के अक्रॉस, क्योंकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर है ना, यूज करते वक्त इसके एंड्स के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज मेजर करूंगा तो 5 नहीं आएगी, 5 से थोड़ी सी क्या आएगी, कम आएगी। अब ये जो आ रही है ना 4.9 वोल्ट जो फील हो रही है 5 वोल्ट की, लेकिन जब मैं इसका यूज करूंगा तो जिसके ऊपर यूज कर रहा हूं उसको 5 वोल्ट फील ही नहीं होगी, उसको 4.9 वोल्ट या उससे भी कम फील होगी। वो बैटरी बोलेगी यार थोड़ी बहुत ही अंदर ही खर्च हुई जा रही है, लेकिन इसको तो इस सेल की ईएमएफ कितनी नजर आ रही है, 4.9 वोल्ट नजर आ रही है ना, तो भाई इसको मैं बोलूंगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। 3 बातें हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर की बात, ईएमएफ जो उसकी एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन वो तब तक ही रहेगा जब तक मैं उसका यूज नहीं करता,
क्योंकि जब तक यूज नहीं करता तब तक इंटरनल रेजिस्टेंस इनएक्टिवेटेड रहेगा। जैसे ही मैं सर्किट ऑन करूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा, कुछ वोल्टेज अंदर ही अंदर खर्च हो जाएगी बाहर वाले को, वो सेल पूरी दे ही नहीं पा रही जितनी वो दे पा रही है यूज करते वक्त। दैट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कहेंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। सारी चीजें सेल के ही कैरेक्टर्स हैं। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल की ईएमएफ, सेल की ईएमएफ वो वोल्टेज है जो उसके एंड्स के क्रॉस होती है जब हम उसका यूज नहीं कर रहे, जो उसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। यूज नहीं कर रहे तो एक्चुअल जो है वही है, यूज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर ही अंदर कुछ वोल्टेज को खर्च करवा देता है, और जो एक्सटर्नल को हम लगाने तो 5 वोल्ट वाले थे लेकिन वो 5 वोल्ट नहीं 4.8 या 4.9 ही उसको फील हो रही है, वो उस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा कि यूज के दौरान सेल कितनी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, दैट इज इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम उसको यूज में नहीं लेकर आ रहे, वैसी पड़ी हुई है सेल, सर्किट इनकम्प्लीटेड है, उस वक्त उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। आ गई जी डेफिनेशन। सबसे पहले ईएमएफ की कंसेप्ट समझा दी, अब डेफिनेशन पे भी आ जाते हैं। सबसे पहले किसकी? ईएमएफ ऑफ द सेल की। तो ईएमएफ ऑफ द सेल की डेफिनेशन बनती है कि इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। नोट्स में से जाके देख लेना, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स of a cell when no current is drawn from the cell। जब हमें सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, उस वक्त उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कहते हैं हम ईएमएफ ऑफ द सेल, डिनोटेड बाय ई। दूसरी बात हमने की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, डिनोटेड बाय कैपिटल वी। इसके बारे में क्या बोला? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। जब इसका यूज कर रहे हैं, सर्किट कंप्लीटेड है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज potential difference across the terminals of a cell when some current is drawn from the cell। तो एक है जी ईएमएफ, एक है जी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हो ही गया लगभग, ओके। अब इनके बीच में छोटी सी रिलेशन है, वो भी फाइंड कर लेते हैं। अब 3 बातें अपने पास आ चुकी हैं, एक है आर, एक है ई, एक है वी। आर ई वी, वी ई आर, ई वी आर, जो मर्जी बोलो। तो 3 टर्म्स, आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ई ईएमएफ ऑफ द सेल, वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। तो ये थी आपकी सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस का होगा ही होगा। ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टर, ये ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टर। इंटरनल रेजिस्टेंस की खास बात ये तभी आएगा जब सेल का यूज करोगे। जब सेल का यूज ही नहीं करोगे तो इसके अंदर, यानी जब स्विच ऑफ रहेगा तो इसके अंदर कोई मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं होगी। मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं होगी तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा मेरे भाई। ये हो गया ई, ये हो गया आर, ये हो गया आर। स्विच ऑफ है, आर कुछ नहीं है। इसके क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है और टोटल वोल्टेज फील हो रही है। जैसे ही इसको बेटा हमने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया। ध्यान से सुनना, इस वक्त नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है जी? इट इज, तो ये बेटा जी अपना सर्किट हो गया।
इस सर्किट में ये ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर अपना स्विच ऑफ है तो इसमें से कोई करंट नहीं चल रहा। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो सर्किट में से करंट फ्लो हो गया। इस वक्त सर्किट में नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हुआ जी? नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नेट रेजिस्टेंस इज R प्लस R, ये हुआ इसका नेट रेजिस्टेंस। ओके, नेट ईएमएफ, नेट वोल्टेज कितनी है भाई? ये इसकी इस वक्त की नेट वोल्टेज हो गई। तो नेट करंट निकालना हो तो वो होगा नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस R प्लस R, यानी ये बन गया E इक्वल टू IR, ये बन गया E इज इक्वल टू, बेटा जी अब इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमने बोला ना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस कितना आ रहा है, तो इसको कितनी फील हो रही है वोल्टेज? इसको E नहीं फील हो रही, उससे थोड़ी कम फील हो रही है, क्योंकि कुछ ये खा जाता है। इसको कितनी फील हो रही है? इसको IR फील हो रही है। ये IR वोल्टेज कौन फील कर गया? ये फील कर गया। और इसको कितनी फील हो रही है? इसको IR हो रही है। ये किसने खाई? ये इंटरनल रेजिस्टेंस ने खाई। ये किसको मिली? ये इसको मिली। और भैया जो एक्सटर्नल रेजिस्टर को मिल रही है करंट के दौरान, जब हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं, उसको हमने बोला था इट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वाली चीज हो गई आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। प्लस क्या आ गया? I इंटू R आ गया। इसको सॉल्व किया तो V इक्वल टू E माइनस I R आ गया। ये हमारा एक छोटा सा रिजल्ट आ गया, V इज इक्वल टू E माइनस I R। याद रखना है V इज इक्वल टू E माइनस I R। तो ये छोटी सी रिलेशन V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R, बेटा जी। अब ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अगर सेल से हम कोई करंट ही ड्रॉ ना करें, मतलब उसका यूज ही ना करें, तो अगर नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल तो I0 हुआ तो ये वाली टर्म 0 हुई, तो V इक्वल टू क्या हुआ? EMF हुआ। तो वही तो हम कह रहे इतनी देर से कि जब कोई भी करंट नहीं ड्रॉ करोगे तो उस वक्त जो सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? EMF कहते हैं। और अगर कुछ करंट ड्रॉ हुआ, अगर I कुछ ना कुछ आया, तो जब I कुछ ना कुछ आएगा तो ये कुछ ना कुछ आएगा, ये कुछ ना कुछ आएगा, तो V E से तो क्या रहेगा? कम ही रहेगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF ऑफ द सेल। अब यहां पर ये जो हमने वर्ड थोड़ा जोर से बोल दिया ऑलवेज, इसमें थोड़ी कमी रखनी है। ये भी बताते हैं बेटा यार, कोई भी सेल है ना, अगर आप उसका यूज कर रहे हो, सेल है, हम उसका यूज कर रहे हैं। यूज मतलब ये लेकर आए हम कहीं से सेल, हमने इसको किसी एक्सटर्नल रजिस्टर पे लगाया और मैंने इसका यूज करना शुरू कर दिया। बेटा दिस इज टर्म्ड एज डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। सेल की क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग हो रही। ओके, तो ये जो भी हमारी डिस्कशन थी ना बेटा, ये यही मानते हुए थी कि सेल की क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग हो रही है। सेल इज बीइंग इन यूज, यानी ये क्या हो रही है जी? डिस्चार्ज हो रही है सेल। ओके जी, तब ये रिजल्ट रहेगा, ठीक है, V इक्वल टू E माइनस IR। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम सेल की चार्जिंग करते हैं, अब बैटरी खत्म हो जाएगी तो उसकी क्या करनी पड़ती है? चार्जिंग करनी पड़ती है ना भाई। चार्जिंग के लिए एक्सटर्नल सोर्स लगता है जो सेल को चार्ज कर रहा है, वो उल्टा करंट चलाता है। जब इसके थ्रू करंट रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा तो ड्यूरिंग चार्जिंग, बच्चे ये इक्वेशन जो है
ये बन जाएगी V इक्वल टू ई प्लस आई आर, यानी ड्यूरिंग चार्जिंग जो V है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अगर बैटरी की EMF 5 वोल्ट की है तो चार्जिंग के दौरान वो 5 से भी क्या नजर आएगी, थोड़ी ज़्यादा नजर आएगी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है EMF से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो V इज ग्रेटर देन E, ये याद रखना, ये भी याद रखना। अब इसी में एक छोटी सी बात और निकाल देते हैं, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, आई गया यहां से, I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर भी आ गया। अब एक छोटी सी बात है, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये भी निकाल देते हैं। हमने देखा हमारे पास सर्किट है, ये डिस्चार्जिंग के लिए नहीं बेटा, ये तो वैसे ही ये वाली चीज ना ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये तो ऐसे ही आगे बीच में खत्म हो गई बात, ये इससे रिलेटेड है। ओके, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ये जो डायग्राम है ये इसका, यहां से हमने नई वाली बात शुरू कर दी, उधर वाला मिटा देंगे। एक छोटी सी एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। अब जितनी डिस्कशन है यहां से, ये यहां से निकलेगा बेटा, ये डायग्राम इसी पे बेस्ड है। ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग नोट पॉइंट था इसका, वो थोड़ा अलग बता दिया हमने बीच में, डायग्राम इससे रिलेटेड नहीं, इससे रिलेटेड है, समझ जाना यार। एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस हमने बोला आल्सो, उस एक्सप्रेशन के हिसाब से जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ गया, V इज इक्वल टू आई आर। यहां पे I की वैल्यू चक्के पुट कर दो तो I क्या था, E अपॉन आर प्लस आर, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया E अपॉन आर प्लस आर, साथ में क्या आ गया, R आ गया। ओके, अब हमने R निकालना है बच्चे, R निकालना है तो इसको ऊपर ले आओ, R छोटा r अलग करना है, R प्लस आर ऊपर आ गया, ये बन गया E बाय V। ये छोटा r प्लस आर इधर गया, ये V नीचे गया, R तो इनके पास है ही। ओके जी, अब इसको क्या कर सकते हो, R को उधर भेज दो। जब हमने R को उधर भेजा, छोटा r अलग करना है, अलग करना है, ये बन गया E बाय वी आर माइनस R, R कॉमन ले लो, क्या बन गया जी, यहां से आ गया R इज इक्वल टू E बाय V माइनस 1, चेक करो गड़बड़ तो नहीं हो गई, R हो गया, R कॉमन आ गया, E बाय V माइनस 1 इंटू R आ गया। तो बेटा ये किसकी एक्सप्रेशन आ गई, ये एक्सप्रेशन आ गई जी आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की। कुछ नहीं है, बहुत मजाक है, छोटी छोटी बातें हैं, बस थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट में घुसना पड़ेगा उसके अंदर। एक तो छोटा सा कंसेप्ट V इक्वल टू ई माइनस आई आर याद रखो, एक याद रखो R इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। इस पे कुछ क्या करो, न्यूमेरिकल्स वगैरह करो। हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की ओर बढ़ रहे हैं, मैं न्यूमेरिकल इकट्ठी करा दूंगा। तो बेटा अगली बात यहाँ पे हम करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। छोटी मोटी बातें हुई सेल की, अगली बात है सेल को कंबाइन कैसे करते हैं, कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके जी, अब कॉम्बिनेशन में दो तरीके से कंबाइन कर सकते हो। एक है आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन और एक हो जाएगी आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। पहले शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद मेन टाइप कुछ रिजल्ट्स भी निकालने हैं, वो भी देखने हैं हमने। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक कौन सी होगी यार, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सीरीज और एक पैरेलल, इधर सीरीज करते हैं, पैरेलल दूसरी साइड पे लिखते हैं। तो एक हो जाएगी आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन यार, दूसरी हो सकती है आपकी जिसको हम कह देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ नहीं है, सिंपल। सीरीज मतलब एक के बाद
एक लगा दी। पैरेलल मतलब अगर सेल्स कुछ ऐसे कनेक्ट कर दी तो ये कैसे हो गई, पैरेलल में। अब मान लो यार पहली सेल है, उसकी ईएमएफ ई है, ई है, ई है, सेम रखी मैंने, मान लो लेट ईएमएफ क्या रखी, सेम रखी, तो ये ई ई ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, आइडेंटिकल सेल्स है भाई, आर और आर रख दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया भाई। 3 है, 1 2 3, तो इस वक्त इसकी नेट ईएमएफ हो जाएगी 3E और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, सीरीज में है ना, सीरीज में सिंपल, सीरीज में ईएमएफ भी क्या हो जानी है, ऐड हो जानी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाना है, ऐड ही हो जाना है। ओके, अगर ये आइडेंटिकल ना होती, मान लो पहली सेल E1 होती, कोई दूसरी सेल जो है E2 हो जाए, ये तीसरी वाली E3 हो जाए, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिर आइडेंटिकल नहीं है, तो अलग अलग है, एक का R1, एक का R2, एक का R3 है, तो इसमें भी कुछ नहीं बच्चे, सिंपली नेट ईएमएफ क्या आ जाएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3, यहां पर सिंपली नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तीनों मिलकर एक सेल का रोल प्ले करेंगी जिसको बैटरी बोलते हैं। 3E, बैटरी में सारी सेल सीरीज में लगी होती हैं। ओके, 3E इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, खैर 3R हो जाएगा। अगर अलग अलग होंगी तो ये सिचुएशन है, सीरीज में तो वैसे ही कोई पंगा नहीं होता, सिंपल। अच्छा, एक पंगा होता है, कभी कभी वो ऐसे लगा देगा 1 2 3, अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो है सीधी सीधी सीधी। अगर उसने बीच में एक उल्टी लगा दी ना, प्लस माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो अगर तो ये सेम है ना, ई ई ई, तो इसकी नेट ईएमएफ ई आ जाएगी जी। कैसे ई आ जाएगी, ये उल्टी जोड़ दी उसने, तो नेट ईएमएफ होगी ई माइनस ई। जो उल्टे टर्मिनल जोड़ दिए गए हैं उसको नेगेटिव लेना है, फिर जिसके टर्मिनल्स बेटा उल्टे जोड़ दिए गए हैं उसको कैसे लेना है, हमने नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये होगी ई, ये होगी माइनस ई प्लस ई, माइनस ई कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस में ऐसा मत कर देना, वो नेगेटिव नेगेटिव नहीं होता। अगर ये आर है आर है आर है तो ये अभी भी 3R है, इंटरनल रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। अगर ये अलग अलग होती, मान लो डिफरेंट होती, E1 E2 E3, तो आंसर आता E1 माइनस E2 प्लस E3, इंटरनल रेजिस्टेंस वही आ जाता R1 प्लस R2 प्लस R3, इंटरनल रेजिस्टेंस वही आता R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल बात है, कुछ भी नहीं है, बस कई बार ना माइनस वाला आ जाता है, ध्यान रखना। अगर उसने n सेल्स लगा रखी हैं, n आइडेंटिकल सेल्स, n आइडेंटिकल सेल्स सारी सही तरीके से लगा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर आएगा Ne। अगर उसने सोचो मैंने 3 लगाई थी, 3 में से एक उल्टी लग गई तो आंसर E आ गया ना, क्योंकि एक तो खुद उल्टी लगी हुई है, एक को उसने कैंसिल कर देना। अगर 4 में से एक उल्टी लगाई होती तो आंसर 2E आता है, एक तो खुद उल्टी है भाई, एक को और मारेगी ना, साथ में काट देगी उसको। तो अगर n सेल्स लगाई हैं जिसमें से एक रिवर्स ऑर्डर में लगी है, n सेल्स हैं जिसमें से एक रिवर्स ऑर्डर में लगी है, तो नेट जो ईएमएफ आएगी वो आएगी n माइनस 2 इंटू ई आएगी, दैट विल बी n माइनस 2 इंटू ई, n माइनस 2 इंटू ई आएगी। ओके जी, अब देख लो थोड़ा सा पैरेलल वाला, पहले रफ वाला डिस्कस करा दें, उसके बाद मेन बात भी करवानी है मैंने। पैरेलल में यार अगर तो सबकी देख ईएमएफ हो सेम, फिर तो कोई चक्कर है नहीं। अगर ईएमएफ सेम होंगी तो पहले ही इनका पोटेंशियल क्या है, कॉमन है। ओके, तो ये तीनों मिलकर ओवरऑल जो नेट ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है वो प्रोवाइड कर रही है ई, ऑलरेडी कॉमन पोटेंशियल है। पैरेलल में 2 सेल लग जाएंगी 5-5 वोल्ट की, तो ओवरऑल वो 5 वोल्ट ही देगी। फर्क क्या है, फर्क ये है कि एनर्जी ज्यादा देगी बस। ओके, ज्यादा देर तक चल जाएगी वो। अगर सीरीज में लगा दोगे
तो वो वोल्टेज ज्यादा देगी। वोल्टेज क्या प्रोवाइड करेगी? ज्यादा प्रोवाइड करेगी, यूज उतनी देर में हो जाएगी वो। इसमें 3 लगा दी तो वोल्टेज वही रहेगी, वो ज्यादा देर में खत्म होगी, ज्यादा देर में। सीरीज में लगाने से वोल्टेज बढ़ती है। अगर 5 वोल्ट चाहिए तो एक ही सेल लगा दो, अगर आपको 10 वोल्ट चाहिए तो 2 लगाओगे ना, यूज तो 10 वोल्ट ही कर रहे हो ना, तो खत्म उतनी देर में होगी। पैरेलल में अगर लगा दोगे तो वोल्टेज तो उतनी देनी है उसने, हाँ एनर्जी ज्यादा होगी ना, 4 सेल लग गई तो एनर्जी 4 गुना हो गई, तो यूज मतलब वो देर में खत्म होगी, क्योंकि एनर्जी उसमें ज्यादा है, वोल्टेज हम उतनी ही उससे ले रहे हैं। ओके, पैरेलल में कुछ नहीं, नेट ईएमएफ ई ही रहेगी, नेट ईएमएफ ई। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो फिर इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकालना पड़ेगा, प्लस 1/R3 इक्वल टू 1/R वाले फंडे से निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंगा यहां तब पड़ेगा अगर ये आइडेंटिकल नहीं होती, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उस कंसेप्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो अपने टारगेट पे है सब कुछ, वो आगे देखते हैं। मान लो ये सेल्स एक E1 है, एक E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। बेटा दोनों को पैरेलल में जोड़ोगे ना तो होगा क्या, यूज बाद में करेंगे हम इसका। सबसे पहले तो क्या होगा कि जिसकी वोल्टेज ज्यादा है, जिसकी वोल्टेज कम है, हाई वोल्टेज वाले से यानी हाई पोटेंशियल रीजन से चार्ज का फ्लो कहां होना शुरू हो जाएगा, लो पोटेंशियल सेल की तरफ। थोड़ी देर बाद ये एक कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लेंगे। कौन सा पोटेंशियल अटेन कर लेंगे जी? कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लेंगे। वो जो कॉमन पोटेंशियल आएगा ना यार, जो भी कॉमन पोटेंशियल आएगा वो इसकी ईएमएफ होगी, दैट कॉमन पोटेंशियल। अब वो आएगा, वो मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा, अभी नहीं लिख सकते उसको। तो सीरीज में आइडेंटिकल हो अनआइडेंटिकल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल में आइडेंटिकल हो तो ठीक है, नेट ईएमएफ ई रहनी है, लेकिन अगर अनआइडेंटिकल हो तो इसका बकायदा एक्सप्रेशन आएगी, वो हम ड्राइव करने अभी थोड़ी देर में जा रहे हैं। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस का तो कोई दिक्कत ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके कैलकुलेट हो जाएगा। ओके जी, अब इसको नोट करो।